नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पूर्व सीएम हरीश रावत को स्टिंग मामले में नोटिस जारी। सीबीआई ने 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में भेजा है नोटिस। इस महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के आदेश। विधायकों के खरीद फरोख्त का वीडियो भी हुआ था वायरल। हरीश रावत को सीबीआई कई बार भेज चुकी है नोटिस। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीबीआई कई बार हरीश रावत को नोटिस जारी कर चुकी है। और ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत ने समय की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें कुछ समय दिया जाए। अगले महीने के सेकंड और थर्ड वीक के लिए उन्होंने समय मांगा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरीश रावत को सीबीआई की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और ऐसे में हरीश रावत ने अब समय की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई है। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर ली है। उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी ये मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूं। तो इसलिए विथ थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूं, मगर इस अनुरोध के साथ कि अभी मैं सितंबर तक कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूं। तो मुझे अक्टूबर में सेकंड या थर्ड वीक का कोई समय यदि दें तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने या जिस चीज़ के लिए भी वो बुला रहे हों, मैं उन सीबीआई के हेडक्वार्टर में हाजिर होऊंगा। तो हरीश रावत को एक बार फिर सीबीआई की ओर से नोटिस जारी हो गया है। अब ऐसे में हरीश रावत ने समय की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब ये, किस समय ये नोटिस मिला और अब क्या कुछ डिमांड हरीश रावत कर रहे हैं? विधानसभा के चुनाव देखिए विशाल, हाल ही में जो है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को जो है एक नोटिस मिला है सीबीआई की ओर से। और ये जो नोटिस है 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन के मामले में जो है मिला है, जिसमें जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन के जिसमें जो है विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला जो है उस समय उजागर हुआ था, जिससे राजनीति के तौर पर देखा जाए तो काफी भूचाल राजनीतिक तौर पर देखने को मिला था। और जिस तरह से मामला है, इस मामला सामने आया है, उसके बाद जो है सीबीआई की ओर से हरीश रावत को नोटिस भेजा गया है। और नोटिस के साथ साथ अब उनको जो है इसी महीने जो है वहां पर मुख्यालय पहुंचने के लिए भी कहा गया है कि मुख्यालय आइए, उनका बयान दर्ज होने हैं, उनसे पूछताछ होनी है। तो ऐसे में इससे पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से उन्हें बुलाया गया है, उन्होंने जो है हाल फिलहाल में यात्रा से थकान और स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देते हुए अक्टूबर माह में जो है बयान दर्ज करने के लिए आग्रह किया है कि वो उस समय आ सकते हैं, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने
ये कहा है कि जिस तरह से सीबीआई का नोटिस आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस लायक समझा जा रहा है कि शायद अब मैं चुनाव के काबिल जो है समझा जा रहा है। और हालांकि उन्होंने कहा कि मैं पहले ही मना कर चुका हूं कि मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ूंगा और लोगों को मौका दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह नोटिस आया, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक है और हरीश रावत को सीरियसली जो है लेना शुरू कर दिया है, शायद इसीलिए ये नोटिस भेजा गया है। और तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का 2016 का जो मामला है बेहद चर्चित रहा था। राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें काफी चर्चाएं देखने को मिली थी, भूचाल देखने को मिला था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तमाम तरह के आरोप लगे थे उस वक्त। किस तरह के हालात थे राजनीतिक तौर पर ये पूरे प्रदेश से छुपे नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर इस नोटिस मिला है, नोटिस के चलते उनको जो है वहां पर मुख्यालय बुलाया गया, तो देखना होगा कि वह इस महा मुख्यालय जाते हैं या उनको जो है सीबीआई की ओर से जो अक्टूबर माह का जो समन की ओर से मांगा जा रहा है वह मिलता है। जी लेकिन योगेश, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अक्सर चुनाव का जब समय होता है तो इस तरह की कवायद देखने को मिलती हैं, और क्योंकि हरीश रावत खुद भी कह रहे हैं कि चुनाव अब सर पर हैं, आने वाले हैं और मैं एक्टिव हूँ, तो शायद यही वजह है कि सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। लेकिन एक और अगर ये देखा जाए, क्योंकि अभी तक इस मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट तो नहीं मिल पाई है। हाँ देखिए, बिल्कुल क्लीन चिट अभी नहीं मिली है, उनके बयान दर्ज होने हैं, अब इसी माह उनको बुलाया गया है, अक्टूबर माह का समय मांग रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को अगर देखें तो विशाल, क्योंकि ये मामला बड़ा चर्चित रहा था और अगर जिस तरह से चुनाव से जुड़ करके बात कही जा रही है, बिल्कुल चुनाव आते ही हमने देखा कि चाहे वो आरक सिंह रावत हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो जिन पर मामलों का कई मामले चल रहे हों, उनको जो है नोटिस इस तरह के आने की बात होती है। और तो उन पर कहीं ना कहीं इस तरह से जब नोटिस आते हैं तो ये तरह तरह के आरोप भी लगने स्टार्ट हो जाते हैं कि जो चुनाव आते हैं तो भाजपा की इशारों पर काम करने वाली एजेंसियां जो है कहीं ना कहीं जो है नोटिस भेजना शुरू करती है। इसी तरह का आरोप उन्होंने भी लगाया है कि अब चुनाव आने शुरू हो गए हैं, शायद तभी उनको नोटिस सौंपा गया है, तभी उनको मुख्यालय बुला गया है, बयान दर्ज करने की बात आ रही है। तो निश्चित तौर पर अब उन्होंने कहा है कि उनको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने चुनाव के लिए मना किया था, लेकिन अब देखना होगा कि अब एजेंसियां किस तरह से नोटिस भेजती हैं, अक्टूबर माह का समय देती हैं या फिर इसी महीने उनके बयान दर्ज करने के लिए उनको बुलाया जाता है, और किस तरह से इस मामले पर आगे तौर पर जो है कार्रवाई देखने को मिलती है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का आयोजन किया, जिसका फ्लैग ऑफ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा भी लिया। वहीं युवाओं के साथ सीएम धामी ने भी दौड़ लगाकर सभी का उत्साहवर्धन किया, जिससे कार्यक्रम में और जोश भी भर गया है। हल्द्वानी के लालकुआ स्थित नगीना कॉलोनी के लोगों को अतिक्रमण के चलते वहां से हटाया गया था, जिसको लेकर नगीना कॉलोनी के पीड़ितों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। आरोप लगाया गया है कि नगीना कॉलोनी में लगभग 1000 से अधिक परिवार किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन साल 2022-23 में रेलवे प्रशासन की ओर से रेलवे के विस्तारीकरण के नाम से वर्षों से रह रहे मजदूर गरीब परिवारों को बिना छत के अब रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि रेलवे की ओर से मात्र 70-80 परिवारों के ही प्रभावित होने और रेलवे पीठ हेतु 200 मीटर तक के ही अतिक्रमण को तोड़ने की बात कही गई थी। हमें 16, 17, 18 साल हुई भैया, सब कागज हमारे ही है, बहुत देर सब उजाड़ के फेंक दी है। अब मजूरा लड़ता है, मजूरी करता है, किराया नहीं पाता है, मालिक आता है हटो सामान फेंको, कोई नहीं खड़े थे सब। हम रह रहे हैं, हमें हो गया कम से कम 50-60 साल रहते हुए हैं। 200 मीटर उन्हें तोड़ना था, जंगलात की भी जगह थी उसमें, उन्होंने लिख के जंगलात वालों ने रेलवे को दे दिया, रेलवे वालों ने हमारा सारा घर तोड़ दिया। हाँ, और रहने की लेकर आए, हम मांग जे लेके आए, हम गरीबों के लिए छत मिल जाए, बस हमारी यही उम्मीद है भैया, और कुछ नहीं। जो यहाँ पर आए हैं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के नेतृत्व में, हम लोग लालकुआ से यहाँ पर जो है आए हुए हैं। हमारी जो मांग है, लालकुआ में जो है 2023 में रेलवे प्रशासन के द्वारा वहाँ पर हजारों जो परिवार थे जो कि जो है वहाँ पर रह रहे थे, उनको जो है नगीना कॉलोनी के विस्तारीकरण के नाम पर रेलवे प्रशासन के द्वारा उनके मकान और झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। और हमारी जो मांग है कि भैया प्रदेश सरकार इन गरीबों के पुनर्वास की जो है तत्काल व्यवस्था करे, क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा इन नगीना कॉलोनी वासियों को वो सारी सुविधाएं पहले उपलब्ध कराई गई थी जो कि एक भारत के नागरिक
को प्राप्त होती हैं। इन सारे गरीबों को जो है हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, जिस आशा पर जो है इन लोगों ने जो है कर्जा वर्जा लेकर के अपने वहाँ पर मकान भी बनाए। लेकिन हमारे रेलवे प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन और हमारी प्रदेश की सरकार की सह पर जो है इन गरीबों को अनैतिक रूप से वहाँ से हटा दिया गया। सर, बागजाला का आंदोलन चल रहा है, 33 दिन, आज 34वां दिन है। 33 दिन तक लोगों ने गाँव में चलाया, इस उम्मीद में कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा, कोई प्रतिनिधि आएगा, बात करेगा। लेकिन जब 33 दिन तक नहीं हुआ तो हल्द्वानी में लाने को मजबूर होना पड़ा है। पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, चेतावनी हम लोगों ने दी थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की जू नहीं रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह से दमोह डुंगा के लिए घोषणा की गई है, उसी तरह से बागजाला के लिए मालिकाना की घोषणा की जाए। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। तो हम करें, जो विचार करने और घोषणा करने की दूरी है उसको काटने के लिए आंदोलन है। हमारा उग्र नहीं आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन है। और जब तक ये मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा, हल्द्वानी में हम लोग आते रहेंगे, हम लोग घेरते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो नैनीताल भी जाएंगे, कमिश्नरी का घेराव करेंगे, और कमिश्नर तो मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हैं, उनका घेराव करेंगे। यह आंदोलन अब हल्द्वानी में आता रहेगा और अपने मालिकाना अधिकार की लड़ाई को जारी रखेंगे। हम बाग जिले से आए हैं। हमारे बाग जिले में क्या कहते हैं, बाग जिले में नोटिस बढ़ गए थे पर के साल दिवाली के दिन, उससे पहले भी बढ़े, उसके दिवाली के दिन तो बढ़ गए थे, लक्ष्मी पूजा के दिन। तब से हम इतने परेशान थे तो हमने बहुत वो करा। तो उसके बाद हमको भारतीय किसान सभा मिला, मतलब बुलाया हमने अपने गाँव में, तो इन्होंने हमको सहयोग दिया। इसके दौरान हमने वहाँ बहुत मीटिंग करी, इसी बुद्ध पार्क में धरना करा, और उससे हमारा नोटिस आने रुके हैं। और क्या कहते हैं, हमारे वोट लिस्ट में से नाम भी काट दिया, वो तो अभी नहीं आया, और हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन से हम ये चाहते हैं हमारा मालिकाना हक दे दे, और हमारा जो वोट लिस्ट में नाम नहीं है वो आ जाए, और जो हमारे रुके हुए कार्य हैं, हमारे रोड में गड्ढे पड़े हैं, हमारे लिए रोड बन जाए। जैसे हमारा सीधा साधा गाँव है, हम सब मिल के रहते हैं वहाँ, हम सभी जाति के लोग रहते हैं वहाँ। मेरा नाम हेमा देवी है। सर, सबसे पहले तो जो हमारी समस्या है वो तो नोटिस के उसमें थी, और दूसरा ये भी था कि सर ग्राम पंचायत जो चुनाव होते हैं उस पर हम लोगों को बेदखल कर दिया गया। हमें वहाँ पर नोटिस दिए जा रहे थे बार बार कि तुम यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण कार्य को अवैध रूप से रह रहे हैं। तो उसी सिलसिले पर हम लोगों ने अपना जो है गांव पर ही हमने जो हमारा सेंटर पॉइंट है हमारे गांव का, वहाँ पर हम लोगों ने पिछले 34 दिन से लगातार धरना दिया हुआ है। और जब हमारी बात वहाँ तक प्रशासन तक, उनके कानों तक नहीं पहुँची, तो हमने कई वहाँ पे कार्यक्रम भी किए, जैसे कैंडल लाइट था, रात का जो प्रोग्राम था वो किया था, भैंस के आगे बीन भी बजाई, और टॉर्च के माध्यम से और थाली बजाकर हम लोगों ने शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की पूरी कोशिश करी। अब लगातार 34 दिन से अब हम यही चाहते हैं मैम कि हमें हमारा मालिकाना हक दे दिया जाए। जो भी निर्माण कार्य वहाँ पर रोके गए हैं, जो हमें बनाने नहीं दिए जा रहे हैं, वो सुचारू रूप से फिर से कह दिया जाए कि आप निर्माण कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी टूटी फूटी सड़कें और पेयजल जो व्यवस्था है वो हमारी ठीक है कि ये अवैध तरीके से लोग बैठे हैं, और बड़ी दुख की बात है कि अवैध लोगों के द्वारा वैध सरकार उजाड़ने का प्रयत्न कर रही है। तो कितना बड़ा मजाक है ये। तो दरअसल ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, और यहाँ उत्तराखंड में तो चल ही रहा है, क्योंकि जो मोदी सरकार ने लैंड बैंक बनाया है, उस लैंड बैंक में वो कह रहे हैं कि वन भूमि, नजूल भूमि और जो भी सरकारी जमीनों पर बसे हैं उनको हम सब उजाड़ेंगे। जबकि वोट तो सबका लिया है, और उस टाइम कहा है सबके लिए हम सबकी छत पर झोपड़ियां, जो कि झोपड़ी है उसका पक्का मकान बनाएंगे, सबके सरों पर छत देंगे। और आज वो शौचालय, जो देश में स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आज शौचालय तक नहीं बनाने दे रहे हैं। और जबकि वहाँ कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा है बागजाला के अंदर कि ये वन भूमि है, और वन भूमि वालों ने अपना पूरा उसको जो है मार्क कर लिया है, उसमें तार बाड़ कर लिया है, पूरा एक दीवार बना ली है। और जबकि वो कोई वन भूमि है, तो अगर देखा जाए, आप देखेंगे अगर उसको जा करके, तो वो वन भूमि के अंदर दिखाई नहीं देता बिल्कुल। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, इस आंदोलन को ये सरकार असल में चाहती है कि थका दें। जिस प्रकार से आपने देखा दिल्ली के बॉर्डरों पर जो आंदोलन चल रहा था, उसमें 750 लोग शहीद हुए, मगर मोदी जिसको कहा गया कि ये कभी नहीं झुकता है, उसको संसद बिठा करके तीनों जो कृषि कानून थे उनको कैंसिल करना पड़ा। तो इसी प्रकार हम ये कह रहे हैं, आज हम यहाँ आए हैं, पहली बार नहीं आए हैं, तीसरी बार आ गए हैं, और आज हम यहाँ से अल्टीमेटम देके जा रहे हैं कि अब हम कमिश्नर के
आवास पर हो या कमिश्नर के कार्यालय पर हो या डीएम के कार्यालय पर हो, हमको वहां अब धरने प्रदर्शन को ले जाएंगे, क्योंकि ये लोगों को थकाने की कोशिश करें, लोग थकने वाले नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं मिला सर, हमारा बंद करने का लगा, मारने का, आसपास का मार भी रहा, तोड़ भी रहा, बच्चों को मंगा के और हल्दी चौर में लाकर बंद कर दिया, स्कूल में लाकर बंद कर दिया, कोई आया भी नहीं। और लेडीज पुलिस वाले ने लगा बंद कर दिया। हम लोगों को पूरा दिन बंद करा रखा था। वहाँ सामान हमारा सब घर का वगैरह सवारा सब पिचका दिया, हमारा घर कोई सामान बचाने नहीं दिया। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाए क्या खाए, रास्ते में किराए पे रह रहे हैं, 4 साल से रह रहे हैं। भी पास में गए, विधायक जी घर नहीं मिले, विधायक जी घर वाले कह रहे घर में नहीं है, वो बाहर गया, वो विदेश गया, वो कोई बोलता तक नहीं है, घर वाले बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें इस बात को। अब गए भी तो उन्होंने भगा दिया, करे जाओ जाओ यहाँ कोई नहीं है, जाओ जाओ यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा करता है, ऐसा करने का थोड़ा होता, हम तो गरीब आदमी, हमें बसाया क्यों था। और हमें इतना बड़ा का सब कुछ दिया, आधार कार्ड दिया, पहचान पत्र दिया, पानी दिया, बिजली दिया, रोड दिया, स्कूल दिया, सारा सामान दिया, और हमें उठाया क्यों। और हमें जरा बच्चों को लेकर हम किराए पे रह रहे हैं, और किराए वाला हम पे किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो घर से भगा दे रहे हैं। सामान लेकर जब तक अच्छा सामान है वो मालिक ले रहे हैं। हम बताओ गरीब आदमी कहाँ से किराया देंगे, 2200 रुपया, 2300 रुपया कहाँ से देंगे, पेट पालेंगे। मजदूर आदमी नहीं है कमाने वाला, घर सत्य नहीं है, किसको कमाएंगे, किसको देंगे, कहाँ से देंगे हम। मजदूर आदमी के क्या काम करूँ बताओ। काशीपुर के अलीखा मोहल्ले में नगर निगम, राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामारी करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की है। छापे के दौरान 2 दुकानों के अंदर बोरियों में भरे पॉलिथीन के पैकेट भी मिले, जिनकी गिनती फिलहाल जारी है। प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताना चाहूँगा कि लगातार हमें शिकायत मिल रही थी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहीं किसी थोक विक्रेता के माध्यम से बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। इसी को लेके टीम लगाई गई थी। टीम के द्वारा ये अवगत कराया गया कि एक दुकान के बारे में टीम के द्वारा चिन्हीकरण किया गया, और ये ज्ञात हुआ था कि वो कभी कभार खुलती थी जब उसको किसी को थोक में सामान देना होता था। तो इसी को लेके वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जा रही थी। आज जैसे ही दुकान खुली, और दुकान खुलने के बाद वहाँ पे राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम और पॉल्यूशन की टीम के द्वारा एक संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि वहाँ पे भारी मात्रा में जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है, वो वहाँ पे एक थोक विक्रेता के माध्यम से बेचा जा रहा था। तो फिर वहाँ पे जो भी चालानी कार्रवाई होती है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको जब्त करना और अर्थदंड लगाना जो विक्रेता है, तो ये सारी कार्रवाई अभी की जा रही है। लोहाघाट के नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों, बैंकों के अधिकारियों के अलावा नगर के रेहड़ी पटरी व्यापारी और छोटे व्यापारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सिटी मैनेजर महेश चौहान ने छोटे व्यापारियों को सरकार के छोटे व्यापारियों के हितों में चलाई गई पीएम किसान स्वनिधि योजना समेत विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना से छोटे व्यापारियों को 15 से 50 हज़ार रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है, ताकि वो अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सके। निर्देश है कि लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जाए। इस लोक कल्याण मेले का बेसिक उद्देश्य ये है कि लोगों को सरकार द्वारा जो जनहित में योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो बैंक की योजनाएं हो, बीमा संबंधी योजना, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे फिर वो खाद्य विभाग की 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो, इनसे संबंधित सारी योजनाओं का लाभ देना, केवल आयोजित करके उनको सूचना न देते हुए इन योजनाओं को सैचुरेट करना उन लोगों में, ये इस लोक कल्याण मेले का उद्देश्य है। तो डिफरेंट विभाग की हैं। वैसे स्वनिधि से समृद्धि, जो अभी स्वनिधि 2.0 भी चलाई जा रही है, सरकार द्वारा भी घोषित हुई है। ब्लॉक मुख्यालय कोटाबाग क्षेत्र में बिल्डरों की ओर से राजस्व की जमीन में रास्ता बनाकर बिल्डरों की ओर से सरकारी जमीन पर निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में ज्येष्ठ प्रमुख गीता तिवारी और पूर्व प्रधान उमेश तिवारी ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हो रहे अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि ग्राम सेल्सिया में बिल्डरों की ओर से कुछ सरकारी कुछ बेनाप भूमि में कब्जा कर बिना स्वीकृति नक्शे के बहुमंजिल इमारत बनाई जा रही है। वहीं बिल्डर की ओर से निर्माण कार्य पर जाने के लिए नाले की भूमि में अवैध रूप से रास्ता भी बना लिया गया है। कहना चाहता हूँ, मैं समाज सेवक के रूप में इस कोटाबाग क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मैंने एक एसडीएम साहब को ज्येष्ठ प्रमुख के माध्यम से और पूर्व प्रधान होने के नाते मैंने एक ज्ञापन दिया हुआ है। उसमें मैंने उनको इसकी जानकारी दे दी है
बाकी शासन प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि इनके ऊपर कार्रवाई होंगी। इतना कहता हूँ, जो सिलचा में जो हमारे भूमाफिया लोग आए, ये जो अवैध गुरुनी नाले पर सड़क बना रहे हैं और फॉरेस्ट की ज़मीन पर जो अपनी गाड़ियों को ले जा रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं, और नदी के नाले के किनारे के होने के नाते वहाँ पर बहुमंजिला जो इमारत बना रहे हैं, ये बड़ी सोचनीय विषय है। देखिए, ग्राम सेसिया में एक निर्माण कार्य हो रहा है। इसमें अवैध निर्माण के साथ साथ सरकारी भूमि पर कब्जा और साथ में कुछ रास्ते इत्यादि हैं, उसका दुरुपयोग को लेकर और अवैध बोरिंग के संबंध में ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है और शिकायत भी दी गई है। इस शिकायत पर एक कमेटी बना करके इसमें जांच कराई जाए। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहद चिंतित है। अब सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें भारत भी कहीं से पीछे नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 11 सालों में सौर ऊर्जा क्षमता 30 गुना बढ़ गई है। बीजेपी की सरकार स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए नए बांध बना रही है। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन यानी ISA की पहली बैठक में एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का आह्वान किया था। यह सूर्य कभी अस्त नहीं होता कि अवधारणा पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा ग्रिड बनाने की एक वैश्विक पहल है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन यानी ISA इसके क्रियान्वयन का नेतृत्व कर रहा है। अध्ययन का पहला चरण पूरा हो चुका है और स्वीकृत भी हो चुका है और आगे का कार्य प्रगति पर है। दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप सहित क्षेत्रों के साथ ग्रिड इंटरकनेक्शन का पता लगाने के लिए 2021 में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। पिछले एक दशक में भारत के बिजली क्षेत्र में बढ़ती मांग, बुनियादी ढांचे के विकास और पारंपरिक और नवीनीकरणीय दोनों स्रोतों के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन के कारण जबरदस्त विस्तार हुआ है। बिजली उत्पादन 2015-16 के 1168 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2024-25 में अनुमानित 1827 बिलियन यूनिट हो गया है। इसी प्रकार कुल स्थापित क्षमता 2015-16 के 305 गीगावाट से बढ़कर अगस्त 2025 तक 490 गीगावाट हो गई है। इस अवधि के दौरान सौर ऊर्जा क्षमता में 30 गुना से अधिक का विस्तार हुआ है। नए बांधों के साथ जल विद्युत परियोजनाएं और बढ़ी हैं और मिशन ग्रीन हाइड्रोजन ने स्वच्छ ईंधन में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित भी किया है। परमाणु ऊर्जा को भी मजबूत किया जा रहा है। 10 नए रिएक्टर तेजी से बन रहे हैं। 2047 तक भारत का लक्ष्य विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप परमाणु क्षमता को 10 गुना से अधिक बढ़ाना है। पिछले 11 वर्षों में विद्युत मंत्रालय ने पहुंच, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए प्रमुख सुधार लागू किए हैं। महत्वपूर्ण पहलों में एकीकृत राष्ट्रीय पावर ग्रिड का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एक समान घरेलू विद्युतीकरण के उद्देश्य से सौभाग्य योजना शामिल है। DDUGJYE के तहत सभी गांवों का 100% विद्युतीकरण किया जा रहा है और लगभग 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक गैर विद्युतीकरण घरों को 100% विद्युतीकरण किया गया और 2.86 करोड़ घरों को जोड़ा भी गया है। बिजली की बढ़ती मांग के साथ भारत आर्थिक विकास और स्थिर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा क्षमता का विस्तार जारी रखे हुए है।